हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल आप सबके? ऑल गुड? बेटा, हम लोग यहाँ पे रिविजनरी क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी तक मैं आपके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन, इनकम टैक्स कैलकुलेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर इनकम, सैलरी, इन सब के वीडियो क्लासेस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं रिवीजन के तौर पे। और आज इस क्लास के अंदर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की थर्ड और लास्ट क्लिपिंग कर रहे हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं सर जीएसटी की वीडियोस के लिए। डेफिनेटली मैं जीएसटी के वीडियोस भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। आइए हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम लोगों ने डिस्कस करना है सेक्शन नंबर 24, 25, 25A एंड सेक्शन नंबर 26। बाकी के सेक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे बच्चे, ये जो हमारे पास टॉपिक है सेक्शन नंबर 24 का, सेक्शन नंबर 24 के अंदर जो सबसे पहले बात होती है वो बात होती है स्टैट्यूटरी डिडक्शन के बारे में, जिसका सेक्शन है सेक्शन 24 क्लॉज ए। और यहां पे स्टैट्यूटरी डिडक्शन आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू का 30%। ये 30% का डिडक्शन क्यों मिलता है, उसके पीछे कारण है। सरकार की सोच यहां पे ये है कि जब आप अपना कोई मकान या कोई अपनी बिल्डिंग अगर आप लेट आउट करते हैं तो उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस से रिलेटेड आपके कुछ न कुछ एक्सपेंसेस जरूर होंगे। आपके सारे एक्चुअल एक्सपेंसेस को हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा और बाय डिफॉल्ट एक अज्यूम्ड बेसिस के ऊपर आपको 30% का डिडक्शन हर केस में दिया जाएगा। याद रखना, 30% का डिडक्शन मिलेगा चाहे आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 30% से ज्यादा हो या आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस 30% से कम हो। आपको हमेशा 30% का डिडक्शन दिया जाएगा ऑन द अजम्पशन कि आपने इतना खर्चा तो किया ही होगा अपनी बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे। साथ साथ में एक बात का हमेशा 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 याद रखिएगा, जहां पे भी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, दैट मींस GAB जहां पे 0 है, या प्रॉपर्टी जहां पे पूरे साल के लिए वेकेंट है, या जहां पे आपने प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड ना रख के आपने उसे अनऑक्युपाइड रखा हुआ है, वेकेंट रखा हुआ है, सेल्फ ऑक्युपाइड है प्रॉपर्टी, या अगर वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह आप यूज कर रहे हैं तो 1 साल तक वाला जो कंसेप्ट है, इन सभी केसेस में क्योंकि NAV को 0 लिया जाता है, निल लिया जाता है, तो अगर आप निल का 30% भी कैलकुलेट करेंगे दैट विल कम टू 0। तो इन सभी केसेस में स्टैट्यूटरी डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इसके बाद हमें दिया हुआ है सेक्शन नंबर 24 क्लॉज बी, और सेक्शन 24 क्लॉज बी हमें बताता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नाउ दिस बोरोड कैपिटल कैन बी आल्सो सेड टू बी अ लोन। आप इसको लोन भी कह सकते हैं, बोरोड कैपिटल भी कह सकते हैं, वन एंड सेम थिंग। अगर आपने लोन लिया हुआ है प्रॉपर्टी की परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर्स रेनोवेशंस के लिए, तो उस लोन का, उस बोरोड कैपिटल का जो इंटरेस्ट होगा, दैट इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। याद रखिएगा, डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर है। हालांकि इन्होंने एक्रूअल बेसिस के बारे में बात आगे करी है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर आपने एक लोन को वापस करने के लिए कोई दूसरा लोन लिया है तो उस नए लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा। हमारे CA के एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मैंने अपनी बुक प्रोडिजी, जो मेरी किताब है जिसका प्रोडिजी का मतलब होता है अद्भुत, प्रोडिजी नाम की जो मेरी किताब है जिसके अंदर समरी प्लस साथ साथ में सारे के सारे पास्ट 10 साल के 12 साल के जो क्वेश्चन सॉल्व है, उसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पे ये वाला कंसेप्ट कवर अप हो रहा है। इसके साथ साथ में इन्होंने एक बड़ा सिंपल सा एक कंसेप्ट हमें सरकार ने दिया है। मैं ये कंसेप्ट आपको समझाना चाहूंगा एक प्रैक्टिकल के साथ में। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, मान लीजिए आपने मकान की कंस्ट्रक्शन करनी है और मकान की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन लिया, लेट अस अज्यूम 1 जुलाई 2014 को, और आपके मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है लेट अस अज्यूम 31 अगस्त 2018 को। तो यहां पे आप ये देखिएगा कि आपके मकान की कंस्ट्रक्शन कौन से फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो रही है। नाउ दिस इज मार्च 18, मैंने अगस्त बोला था तो मैं अगस्त ही लिख देता हूं यहां पे। लेटेस्ट से आपकी मकान की कंस्ट्रक्शन अगस्त 18 में कंप्लीट हो रही है, दैट मींस प्रीवियस ईयर 2018-2019 में कंप्लीट हो रही है। तो सरकार का कहना यहां पे यह है कि जिस ईयर आपके मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट हम लोग डिडक्ट करना अलाउ कर देंगे। उस ईयर का, दैट मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2018
टिल 31st ऑफ मार्च 2019, इस टाइम पीरियड का पूरा इंटरेस्ट आपका लेस करना अलाउ कर दिया जाएगा। जो इंटरेस्ट बच गया इससे पहले का, अब बात आती है कि साहब इससे पहले का टाइम पीरियड कौन सा? इससे पहले का टाइम पीरियड होगा जुलाई 14 से लेके 31 मार्च 2018 तक का। ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसे 5 सालों में इक्वल बेसिस पे अमोर्टाइज करना है जी। तो इस इंटरेस्ट को 5 सालों में इक्वल बेसिस पे अमोर्टाइज करना है। ना ये जो 5 सालों में इक्वल अमोर्टाइज करने के बाद जो अब ये अमाउंट बचेगा, लेट अस से x, अब ये वाला x का अमाउंट और ये वाला फुल अमाउंट, लेट अस कॉल दिस एज y। तो ये जो x प्लस y होगा, इस x प्लस y को आपने डिडक्शन के तौर पे अलाउ करना है अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन नंबर बी। बी वेरी वेरी केयरफुल, जिस ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट लेस होता है, और उस ईयर से पहले का जितना भी पीरियड है उसे हम लोग बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और उस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 सालों में इक्वल बेसिस के ऊपर मिलता है। नाउ ये सारी बातें इन्होंने भी बड़े अच्छे से लिखी है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को समझाया है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट कैसे होगा उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि साहब इंटरेस्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अमोर्टाइज कर दीजिएगा। साथ साथ में इन्होंने कहा कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी उस ईयर में इंटरेस्ट का फुल डिडक्शन मिल जाएगा। ये सात बात बिल्कुल ठीक है। बस एक बात जो इनको यहाँ पे डिस्कस नहीं करी है इंस्टीट्यूट ने, वो ये है कि साहब मान लीजिए अगर मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही सारा का सारा लोन रीपे हो जाता है, आई रिपीट, मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले सारा का सारा लोन अगर रीपे हो जाता है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप उस तारीख तक लेंगे जिस तारीख पे आपने लोन को रीपे किया है। मैं अगर आपको इसका एक उदाहरण दूं, ऐसे यहां पे मैं जो अभी मैंने आपको समझाया था इसी का उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए यहां पे मकान की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो हो रही है अगस्त 18 में, लेकिन लोन की रीपेमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2017 को। लेट अस अज्यूम दिस वे। तो अगर दिसंबर 17 में लोन की रीपेमेंट हो रही है ये वाली डेट, तो फिर उस केस में आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये वाला लेंगे, दैट इज दिसंबर 17 तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बनेगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को आप 5 सालों में इक्वल बेसिस के ऊपर अमोर्टाइज कर देंगे। समहाउ ये पॉइंट यहां पे पता नहीं कैसे इंस्टीट्यूट ने मिस कर दिया, बट देन दिस पॉइंट शुड हैव बीन देयर। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया आज तक कभी भी इसका, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर सीएमए के एग्जाम के अंदर इन्होंने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था जहां पे कंस्ट्रक्शन पीरियड कंप्लीट होने से पहले लोन का रीपेमेंट हो जाए तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। उसके बाद इन्होंने यहां पे ये कहा कि साहब कि अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड है, या जहां पे भी एनुअल वैल्यू 0 है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जहां पे भी एनुअल वैल्यू 0 है, वैकेंसी का केस है, अनऑक्युपाइड का केस है, सेल्फ ऑक्युपाइड का केस है, वहां पे इंटरेस्ट का लिमिट अप्लाई हो जाता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेस कर सकते हैं। और वो लिमिट क्या है, अगर लोन आपने बोरो किया है अप्रैल 99, नाउ व्हाई अप्रैल 99, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड दैट। 98-99 वाज अ ईयर जब बीजेपी सरकार बनी थी। तो बीजेपी सरकार के अंदर यशवंत सिन्हा वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सेक्शन 24 के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस किए थे। एंड मैंने अपनी क्लास के अंदर एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताया है। आई हैव टोल्ड कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अप्रैल 99। I have told what is the importance of the 3 years, that the construction should be completed within 3 years. Yes, over the period of time that 3 years have been converted to 5 years, but initially it was 3 years. उसके बाद मैंने यहाँ पे ये भी बताया अपनी क्लासेस के अंदर कि साहब जो 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन है वो रिस्ट्रिक्शन क्यों है, अगर ये 2 लाख की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो क्या नुकसान हो सकता था। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं। साथ में ये भी डिस्कस किया कि 2 लाख की कंस्ट्रक्शन सिर्फ कंस्ट्रक्शन और परचेस में क्यों है, रेनोवेशन और रिपेयर्स में क्यों नहीं है। तमाम चीजें, ये सारी की सारी तमाम चीजें क्लास के अंदर बहुत बढ़िया से ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं। मैं यहां पे सिर्फ एक ओवरव्यू देने वाला हूं। अगर लोन अप्रैल 99 से पहले बोरो किया तो किसी भी काम के लिए परचेज कर लो, लोन ले लो, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रेनोवेशन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए आपको हमेशा मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा।
अगर आपने लोन बोरो किया है अप्रैल 99 के बाद और वो लोन आपने बोरो किया है सिर्फ दो काम के लिए, परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कारण क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो 2 लाख की लिमिट अप्लाई हो जाती है। उसके ऊपर कंडीशन है कि आपके मकान की कंस्ट्रक्शन 5 सालों में कंप्लीट हो जानी चाहिए। याद रखिएगा यहां पे जो अभी 5 साल लिखा हुआ है, 2 साल पहले तक यहां पे 5 साल नहीं होता था, 3 साल होता था। और वो 3 साल क्यों था वो मैंने क्लास में बताया, और उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि अरुण जेटली साहब ने क्या मुसीबत फेस करी जिसकी वजह से उन्होंने 3 साल का टाइम पीरियड बढ़ा के 5 साल किया। वो सारी बातें क्लास के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी हैं। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर्टी अप्रैल 99 के बाद, अगर लोन अप्रैल 99 के बाद है और वो रिपेयर्स, रेनोवेशंस, रिकंस्ट्रक्शन के लिए है, तो आपको मैक्सिमम 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। रीजंस क्लास के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन लेना है तो चाहे वो 2 लाख का हो, 30,000 का हो, तो फिर लेंडर से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। अगर लेंडर ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि लेंडर ने सर्टिफिकेट दिया या नहीं दिया, आप अज्यूम करेंगे कि लेंडर ने सर्टिफिकेट दिया है। साथ साथ में अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट है, मैं ऐसे बोल लूं कि जहां पे प्रॉपर्टी का GAV 0 नहीं है, वहां पे कोई लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी और सारा का सारा इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपका एक्रूअल बेसिस के ऊपर है, दैट मींस अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो भी, इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भी उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज हो रही है तो उस पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन भी करा है। साथ साथ में इन्होंने यहां पे कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सी इंस्टीट्यूट ने। दीज आर बेसिकली पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, ये बेसिकली पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को ही इन्होंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। और अगर हम लोग 5-6 पेजेस इसमें और आगे चले जाएं तो हमारे पास आ जाता है सेक्शन नंबर 25। सेक्शन नंबर 25 एक बड़ा साफ सुथरा सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर आपने लोन हिंदुस्तान के बाहर से लिया है, मैंने अपनी क्लास के अंदर न्यूयॉर्क बैंक विच इज इन न्यूयॉर्क, उसका मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, रादर बैंक ऑफ अमेरिका विच इज इन न्यूयॉर्क, उसका एग्जांपल मैंने करवाया था। अगर आपने लोन इंडिया के बाहर से लिया है और आप इंटरेस्ट की पेमेंट भी इंडिया के बाहर कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट लेस तब होगा जब पे करने वाले ने या तो TDS कर दिया है या फिर जिसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है, उसने टैक्स जमा करवाने के अरेंजमेंट्स इंडिया में किए हैं। मान लीजिए देने वाले ने TDS नहीं किया और जिसको मिल रहा है, जो पेई है, उसने टैक्स इंडिया में जमा नहीं करवाया, तो फिर या उसका अरेंजमेंट नहीं किया, तो फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन में 25A, आज से लगभग 4-5 साल पहले इसमें एक बड़ा जबरदस्त अमेंडमेंट हुआ था कि अगर आपका कोई एरियर ऑफ रेंट है या अगर आपका कोई अंडरलाइज रेंट है और आपको उसकी रिकवरी होती है, तो उस रिकवरी के केस में जितना भी पैसा रिकवर करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाएगा और उसको टैक्सेबल करेंगे एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम, लेकिन 30% का डिडक्शन जरूर मिलेगा। दैट मीन्स जितना भी रिकवर होगा उसका 70% आपके लिए टैक्सेबल होगा। एक बहुत जरूरी बात, चाहे आपके पास मकान की ओनरशिप हो या मकान की ओनरशिप ना हो, बिल्डिंग की ओनरशिप हो ना हो, दोनों सिचुएशन में इट विल बी टैक्सेबल। यहां पे लिखा भी हुआ है, टैक्सेबल इवन इफ द एसेसर इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ द रिसिप्ट या इन द ईयर ऑफ रियलाइजेशन। इसके नीचे अगेन इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, अच्छे खासे डिसेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैव बीन गिवन। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिलेटेड टू द को ओनरशिप। अगर एक व्यक्ति एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक से ज्यादा व्यक्ति ओनर है, तो उस केस में को ओनरशिप या फिर जॉइंट ओनरशिप का कंसेप्ट लग जाता है। आप ये अज्यूम करिएगा कि इस प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है और ये मानते हुए कि प्रॉपर्टी का एक ही ओनर है, आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया उसको फिर आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा, स्प्लिट कर दीजिएगा इन द रेशियो ऑफ देयर ओनरशिप। लेटेस्ट से अगर ओनरशिप का रेशियो गिवन नहीं है तो आप उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। और मेरे बच्चे सबसे जरूरी बात, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या वैकेंट है या अनऑक्यूपाइड है, तो उस सिचुएशन में अगर लिमिट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 30,000 या 2 लाख रुपीस की,
तो दैट लिमिट ऑफ 30,000, दैट लिमिट ऑफ 2 लाख विल बी एप्लीकेबल फॉर ईच को ओनर सेपरेटली। लेट अस से अगर सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है हस्बैंड वाइफ के नाम पे और दोनों इक्वल ओनर्स हैं, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 2 लाख की डिडक्शन इंटरेस्ट की वाइफ को, 2 लाख की डिडक्शन जो डिडक्शन है वो हस्बैंड को नहीं। 2 लाख को स्प्लिट करके इक्वल 1-1 लाख रुपए नहीं, दोनों को अलग अलग 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा या 30,000 का डिडक्शन मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉपर्टी का लोन आपने कब लिया था। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात, और ये चीज इन्होंने यहां पे लिख के भी दी हुई है। यस, यहां पे लिखी हुई है, द ईच को ओनर शैल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन ऑफ 30,000 and 2 lakh rupees as the case may be under section 24 on account of interest on borrowed capital। तो दोनों को अलग अलग 2-2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। ये एक बड़ा जरूरी पॉइंट था। और उसके बाद सेक्शन नंबर 27 इन्होंने यहां पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एंड देन फिर से इन्होंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, दैट इज रिलेटेड टू द पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। तो आज का ये वीडियो यहां तक। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेयर विल डिस्कस द चैप्टर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।